वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है और ये हमारा कौन सा है, पार्ट 2। तो उसको आपको अच्छे से समझना है। इससे पहले मैंने एक पार्ट आपको जो था पार्ट 1 बता दिया है। अब ये कौन सा है, पार्ट 2 है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे जंगल और वन्यजीव संसाधन, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो लोग चैनल पहले आ रहा है तो सब प्लीज चैनल को क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा लोगों में शेयर करना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन या जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास में वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तो आते हैं सबसे पहले ये हमारा पार्ट है ज्योग्राफी का। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारी जियोग्राफी है, यानी कि भूगोल है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे, इससे पहले बना दिए सारे पॉइंट। तो जब तक आप किसी पॉइंट को या थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको वो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी होती है और थ्योरी आपको समझनी पड़ती है। जब जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो उस चीज को आप अच्छे से कर भी नहीं सकते। जब कर नहीं सकते तो एग्जाम में लिख नहीं सकते। इसीलिए सारे पॉइंट्स और सारे नोट्स में आपके क्या करता हूँ, यहाँ पर आपके सारे पॉइंट नोट करवाता रहता हूँ, ताकि आपको किसी भी बुक की जरूरत ना पड़े। अगर सारे आप नोट्स बनाते रहेंगे लगातार तो आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से पढ़ भी सकते हैं। और जो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो होते हैं, सारा चैप्टर मैं आपका इसी में लेके आता हूँ 20 से 25 मिनट की वीडियो में। तो आप क्या करें, नोट्स और अपने पेन जितने भी है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करें। आप एग्जाम में जैसे ड्यूटी होने वाले एग्जाम आएंगे तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आराम में चैप्टर का। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है एसेटिक थीटा। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, 1 नंबर का होता है। एमसीक्यू आपको पता है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है, वो हमारी होती है 1 नंबर की। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आएगा हमारा एसेटिक थीटा। तो इसको पढ़ते हैं वेयर डिड दे गो, यानी कि वो कहाँ चले गए। एसेटिक जो थीटा थे वो है कहाँ चले गए। तो इसको अब पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। एसेटिक थीटा आकर गए कहाँ है। तो द बर्ड्स फॉरेस्टेड लैंड एनिमल द चीतास इज द यूनिक एंड स्पेशलिस्ट नंबर ऑफ eat, family and move at the speed of 112 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसको कैसे पढ़ेंगे, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी फॉरेस्ट है, लैंड एनिमल द चीता इज अ यूनिक एंड स्पेशलिस्ट, यानी कि जो वर्ल्ड में हमारी लैंड पूरी है उसमें क्या है, जो चीता उसके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर ऑफ द ईट, यानी कि खाने के लिए, फैमिली एंड मूव और घूमने के लिए, एट द स्पीड और चलने के लिए क्या होती है उनकी स्पीड, यानी कि 112 112 इसको हम बोलते हैं। तो 112 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो कितनी स्पीड चलते हैं, वो 1 घंटे में चलते हैं, यानी कि 112 किलोमीटर 1 घंटे में। यानी 1 आवर में उनकी स्पीड कितनी है, 112 किलोमीटर। तो 1 घंटे में वो अपनी जो दूरी तय कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 112 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है कि जो चीता है वो 1 घंटे में, अगर वो चाहे तो 1 घंटे में 112 किलोमीटर दौड़ता है। अब आते हैं मेन इफेक्ट है, मेन पॉइंट पर। व्हाट आर द नेगलेक्ट, ये जो मैंने ये पॉइंट आपको बना रखा है, ये क्या है, हेडिंग। जो मैंने इसको जो सर्कल बना रखी है, ये सारी आपको जैसे आपको पॉइंट बनाने तो ये आपको हेडिंग डाली किससे, ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से जैसे हम लोग क्या करते हैं स्कूल में, कॉलेजों में आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं, तो मैं क्या होता है आपको वहां लिखवाता हूँ। तो आपको ऐसे ही जितने सारे नोट्स हैं मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, ताकि आपकी कॉपी को सारे बने होने चाहिए। तो इसको क्या है, आपको एसेटिक थीटा और ये थोड़ा मेटल गैस को मैं लिख देता हूँ हाथ से। तो एसेटिक थीटा, इसको हेड डाली ब्लैक पेन से, पूरी आपको ऊपर ये हेडिंग डाली ब्लैक पेन से। नीचे आते हैं तो नीचे का ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट वाला पॉइंट है। तो इसको आप क्या करेंगे, कॉपी पे नोट करते चले जाएंगे। यहाँ से आते जितना मैंने लिखा है ये जितना, यानी कि 112, ये आपका हो गया 1 पॉइंट। इसको स्टार बना लें, आपको जैसे याद आपको करना है, अच्छे से समझना है। मैं क्या कर सकता हूँ, आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। इस जैसे ये जो टॉपिक हमारा, मैंने कोई टॉपिक डाला तो उस टॉपिक में है क्या, किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी होने के लिए मैं आपको सारे नोट्स यहाँ दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो क्या कहते हैं, ये तो हमारा पहला पॉइंट होगा, इसको आपको ब्लू पेन से निकला। अभी आ गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो बहुत ज्यादा ये नेगेटिव फैक्टर्स दैट कोर्स सच फेवरेबल डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। अब इसमें देखते हैं नेगेटिव फैक्टर्स किस फ्लोरा और फौना के, जो हमारे, यानी कि मैंने इससे पहले जो आपको जो वीडियो थी पार्ट 1 उसको फ्लोरा और फौना बता दें, यानी कि जो हमारे वनस्पति कह सकते हैं वनस्पतियां हैं और जानवर हैं, एनिमल्स हैं। तो इसमें सारी चीजें आ गई, फ्लोरा में ले लो, फौना में ले लो, दोनों में
इंक्लूड हो गई, क्या जानवर आ सकते हैं, दोनों ही आएंगे इसमें, वनस्पति और जानवर दोनों। तो उनके क्या फैक्टर्स हैं उनको देखें, नेगेटिव फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव फैक्टर्स को देखते हैं, इसकी आपको हेडिंग मैंने ऊपर लिख दी है। अब आते हैं इफ यू लुक अराउंड, यानी इफ यू लुक अराउंड यू विल बी अवेल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इन आवर रिसोर्सेज ऑफ टेनिंग, यानी जितने भी, यानी इफ यू लुक अराउंड यानी जो हम लोग चारों तरफ देखते हैं, यू विल बी अवेल टू फाइंड यानी कि जो हम उस चीज को पा सकते हैं, आउट ऑफ हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू रिसोर्सेज ऑफ टेन, और जो प्रकृति हमारी तरफ क्या होती है, यानी अग्रसर होती है, जो प्रकृति हमारी तरफ, अब हम रह रहे हैं नेचर के प्रकृति, यानी नेचर की तो आगे रह रहे हैं, चारों तरफ हमारे क्या है, नेचर ही नेचर तो है। अब इसके बाद में ऑब्टेनिंग डायरेक्टली, अब जो भी हमारी आ रही नेचर रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को बोलते संसाधन, जितनी भी आ रही ऑब्टेन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, हमारी जो भी नेचर है, जो भी प्रकृति है, उसके सामने हम क्या पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते प्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली में, और डायरेक्ट, तो डायरेक्ट पढ़ेंगे प्रत्यक्ष रूप से और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष रूप से। फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ गुड वर्क, अब इसमें कौन से फ्रॉम द, कौन कौन से आते हैं फ्रॉम से, कौन कौन से होते हैं नेचर के द्वारा। तो एक तो आ गया हमारा फॉरेस्ट, आपको पता ही है, यंग आते हैं हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ, विल्ड लाइफ में कौन कौन सा आता है हमारा, वुड आ गया, बाक्स आ गया, रबर आ गया, मेडिसिन आ गया, डाइज आ गया, फूड आ गया, फ्यूल आ गया, फोड़ा आ गया, लीव्स आ गया, ये सारे किसमें आ गए हमारे, वो आ गए हमारे फ्रॉम द फॉरेस्ट यानी कि जंगल से। तो आपको इन चीजों को अच्छे से, जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, आप इन सर्कलों को बना लीजिए अच्छे से। फ्यूल फूडर यानी कि जंगल से हमें क्या मिलते हैं, फ्यूल फूडर मिलते हैं, यानी कि ईंधन मिलता है, दूसरा डाइस मिलता है, मेडिसिन दवाइयां मिलती है, रबर मिलती है, दवाइयां मेडिसिन यानी ये रबर भी मिलती है, नेक्स्ट फॉरेस्ट तो पता ही क्या, और बिल्डर वुड यानी लकड़ी मिलती है, बांस भी मिलते हैं। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, अच्छे से समझते हुए चलना है, जो भी मैं बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप एग्जाम में कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर मैंने पहले भी कह दिया, जैसे कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप उसको क्या करें, जरूर मुझसे पूछें। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सारे नोट्स को अपनी कॉपी में बना के रखें। इतना सारा मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ कि आपको किसी बुक की पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आप जैसे मैंने नोट्स बनाए उनको नोट को अच्छे से पढ़िए, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसेगा। और जैसे भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक्सरसाइज से, तो आपको बताइए सारे क्वेश्चन अगर आपने वीडियो देखी तो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई इसमें क्वेश्चन वाली दिक्कत नहीं है, चाहे आपके एमसीक्यू हुए, चाहे आपके वेरी शॉर्ट हुए, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। तो नोट्स नहीं बने होंगे तो वो आपको चीज याद नहीं होगी, क्योंकि आपका क्या है, बोर्ड। इसीलिए मैं हटा रहा हूँ और आप इन पॉइंट को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। मैंने सारी चीजें यहाँ पर जो थी वो आपको मैंने बता दी, तो फटाफट आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए और अच्छे से अपनी कॉपी में मेंटेन कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस जितने भी याद है, कोई भी किसी भी स्टूडेंट को, मैंने पहले कह दिया, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फेस टू फेस जितने भी हैं, मैं आप कोई भी कमेंट है तुरंत रिप्लाई करेंगे, मैं तुरंत आंसर दूंगा। देखिए कितने सारे बच्चों ने कमेंट्स अच्छे अच्छे रिप्लाई करे, वीडियो कितनी अच्छी डाली है, और बहुत सारे बच्चे जितने भी वो देख भी रहे हैं। तो आप ऐसे ही बने रहिए और ये अपने पॉइंट जो है इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। मैं जाता हूँ, फिर बढ़ेंगे हम आगे। एक तो हमने सबसे पहले, मैं दोबारा फिर बता दे रहा हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी तक। एक तो पढ़ा दिया एस्थेटिक थीटा, दूसरा पढ़ा दिया मैंने फॉरेस्ट मैनुअल, और तीसरा पढ़ा दिया थर्ड जो हमारा है नेगेटिव फैक्टर्स। किसके लिए नेगेटिव फैक्टर, वो हो गए हमारे डिप्रेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना के, यानी कि जो हमारे फ्लोरा और फना आते हैं, वनस्पति और एनिमल्स आते हैं, यानी वेजिटेशन और एनिमल्स आते हैं। और दूसरा हमारा, मैंने आपको लास्ट पॉइंट में भी बताया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में आपको कौन कौन सी चीज गेन मिलती है, कौन कौन सी चीज जो है थिंग्स है वो रिसोर्सेज के रूप में मिलती है। तो वो एक होगी बिल्ड लाइफ, वुड हो गई, बाक्स हो गया, रबर हो गया, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फोडर, लीफ, ये सारी चीजें हो गई। तो आप इनको अच्छे नोट कर लीजिए। जो मैंने आज आपको क्वेश्चन दिया लास्ट वाला ABCD यानी कि 5 स्टेप दिए हुए हैं, तो अगर आपने वो वाला जो वीडियो देखा हुआ है तो उसमें अगर आपने वीडियो देखा तो आपको सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल आते हैं MCQ और वेरी शॉर्ट, वो आप उसको आराम से कवर कर लेंगे। तो उसको फटाफट कवर करिए, लिख लीजिए, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। फटाफट लिखिए जल्दी से, नोट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा होगा, तो इसको आप देख लीजिए। तो सेफ्टी कल्टीवेशन, यानी कि सेफ्टी कल्टीवेशन जूम और टाइप्स ऑफ द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सेफ्टी कल्टीवेशन होती है सबसे ज्यादा मेघालय में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यानी सेफ्टी कल्टीवेशन जूम, सेफ्टी कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं हम, झूम की फार्मिंग यानी झूम की खेती बोलते हैं।
और फिर टाइप्स ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इसमें क्या होता है टाइप्स ऑफ बर्न एंड एग्रीकल्चर, यानी कि झूम की खेती करने के बाद उसको क्या होता है जला दिया जाता है। तो ये हमारा झूम की जो क्रॉप इसको बोलते हैं फार्मिंग। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये होती है सबसे ज्यादा मेघालय में किस तरीके से होती है, जैसे ये कोई भी प्लॉट है या ये भूमि है तो इसमें क्या होगा पूरी जितनी भी भूमि है इसके बाद में अगर मैंने जैसे कोई भी फसल क्रॉपिंग करी या कार्य उसके बाद में, तो फसल के बाद में जो फार्मिंग होगी हमारी किसानी होगी, मैंने कोई भी जैसे मैंने यहाँ कुछ भी लगा दिया, मैंने यहाँ गेहूं लगा दिया या गन्ना लगा के कुछ भी लगा दिया या उसको करके लगा दिया, इसके बाद में क्या हुआ जब मैं इसको एंड करूंगा तो इसमें क्या करूंगा आग लगा दूंगा इस चीज को, यानी कि ये फायर बन गया, इसको आग लगा दी मैंने, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको आग लगाने के बाद में जो इसका यानी कि जो भी इसका बेकार मटेरियल होगा वो क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगी हमारी राख बन जाएगी, जैसे कहते हैं सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, ये बन गई हमारी जो रॉ मटेरियल यानी जो उसका बेकार है वो किसमें बन गई हमारी बेकार मटेरियल में बन गई, यानी जो बन गई हमारी लैंड। और इसकी जितनी भी इसके बाद में क्या होता है जैसे आपने देखा होगा कहीं भी छोटे छोटे जैसे खुरपी वगैरह होती है उससे क्या करते हैं वो लोग एक तरफ से झूम की जो खेती फार्मिंग होती है उसको क्या करते हैं वो हल्के हल्के छोटे छोटे जैसे कहते हैं बीज दाने डालने के बाद में वो कल्टीवेशन कर लेते हैं और उसके बाद में वो अपनी झूम खेती कहलाती है। तो झूम होती जो होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वो होती है आपके मेघालय में, तो आप उसको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपको वीडियो में सारा चैप्टर क्लियर करवाता हूँ ताकि आपको कोई भी किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कितने भी पॉइंट है मैं आपके सारे पॉइंट इससे उठाता हूँ चैप्टर से। अगर आप चैप्टर देखेंगे जाके ये जो चैप्टर लिखा हुआ है अगर आप कहीं भी सर्च कर लेंगे एनसीईआरटी या गूगल पे कहीं भी बुक में कहीं भी ऐसा कोई आपका पॉइंट नहीं होगा जो आपका पॉइंट जितने भी मैं पॉइंट लिखवाता हूँ तो आप पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो पॉइंट बच जाता है, सारे पॉइंट आपके कहाँ हो जाते हैं मैं कवर करवा देता हूँ यहाँ पे। तो उसको बता दिया मैंने, तो झूम की खेत होती स्लैब उसको क्या होता है जला दिया जाता है, उसके बाद में क्या होता है हमारी एग्रीकल्चर होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम की खेती। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम क्या कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज। अब कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज है क्या क्या, तो इसको फॉरेस्ट पॉलिसी को देख लेते हैं। सिंस 1951 यानी कि सिंस 1951 आपको इसको डेट को याद रखना है, किसकी बात हो रही है कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज की, यानी कब तो कौन सी कॉलोनियल फॉरेस्ट नीतियां बनी, तो 1951 ओवर 5000 यानी कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, यानी कि इस समय को हमारे टाइम पीरियड ड्यूरेशन है यानी 1951 से लेकर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड ऑफ फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट, यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ जितने भी वैली प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो जंगलों को यानी फॉरेस्ट को काट कर बनाए जाते हैं। तो जब जंगल काटने के बाद में क्या हो रहा है हमारा रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। जैसे मैं बोलूं रिवर वैली प्रोजेक्ट जो हमारा दामोदर को कहां पर बना हुआ है वेस्ट बंगाल। रिवर वैली प्रोजेक्ट का मतलब ये है यहाँ पर हमारी जो रिवर होती है वो जैसे आपने नाम सुना होगा डेल्टा का, जो मैंने आपको इससे पहले डेल्टा बताया था, तो रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होते हैं बहुत बड़े बड़े डाम होते थे, हीराकुंड है वो महानदी उड़ीसा ऐसे बना हुआ, तो मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी हीरा महान होता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको ये रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होगा, यानी कि जो हमारे ये बांध बोल सकते हैं वैली बोलते हैं घाटियां, और प्रोजेक्ट तो आपको पता ही है बहुउद्देशीय परियोजना जिन्हें बोलते हैं नदियों की बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि जंगलों को काटकर बनाए जाते हैं हमारे रिवर वैली प्रोजेक्ट। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन एमपी। अब ये क्या हुआ कंटिन्यू का मतलब ये है जैसी हमारी वैली यानी कि कोई हमने चीज को वैली बनाई, वैली बनाने के बाद में क्या हुआ क्लियरिंग हमने उसको क्लीन किया ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन एमपी। अब जंगलों वही मैंने जो चीज मैंने क्या दिया, जो चीज मैं सर्कल बना देता हूं उसको आप चीज को ध्यान रखा करिए, क्योंकि ज्यादा क्या होता है जो चीज बोली जाती है वो आपको चीज जल्दी से याद हो जाती है, और जो चीज लिखी होती है लिखी तो सारी चीज होती है मगर जो आपको सुनाई देगा, जैसे मैंने कोई भी यहाँ क्वेश्चन ले लिया उसको मैंने बना दिया यहाँ पर ऐसे सर्कल बना दिया और उसका आंसर मैंने क्या करना आपको बोल दिया, उसका आंसर मैंने क्वेश्चन का यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, उस क्वेश्चन का आपका आंसर कब करना है बुक से करना है या किससे करना है वो आपकी मर्जी है। तो बोलने से क्या हो गया, वो आपने जब क्वेश्चन सुना तो उसको बोलने से आपको क्वेश्चन क्या हो गया याद होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ
ज्यादा से ज्यादा बातों को सुना भी करिए। तो उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में बता रहे फॉरेस्ट स्टिक कंटिन्यू विद प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट करने के बाद में जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन गया वो बन गया लाइक है जैसे कि द नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट इन एमपी। जो हमारा नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट बना हुआ है, बहुउद्देशीय परियोजना रिवर प्रोजेक्ट, वो बना हुआ है एमपी में। बहुउद्देशीय जिसको बोलते हैं हम परियोजना घाटियां, ये भी बोल सकते हैं। तो इनको प्रोजेक्ट पहली सबसे पहला कहा गया नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा, मैनी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट्स होल्ड द व्यू दैट गेट डिसाइडिंग फैक्टर्स बिहाइंड द डिप्रेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसका मीनिंग क्या हो गया, मैनी फॉरेस्ट बहुत सारे जो हमारे जंगल हैं एंड एनवायरमेंटलिस्ट और वातावरण या पर्यावरण के तौर पर वैसे जिसको बोलेंगे हम पर्यावरणीय, होल्ड द व्यूज दैट द गेट डिसाइडिंग फैक्टर्स बिहाइंड द डिप्रेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। यानी फॉरेस्ट जो हमारे फॉरेस्ट यानी जंगल संसाधन होते हैं उनको हमें क्या चाहिए, बहुत सारे ऐसे जो भी हैं जंगल है जो क्या हो रहे हैं वातावरण के तौर पर एक जैसे कह सकते हैं हमें कोई भी वैली बनाना, कोई प्रोजेक्ट बनाना, किसी चीज की हमारी इंपोर्टेंस है तो हम जंगलों क्या करते हैं दिगाड़ी के तौर पर बड़े बड़े जंगलों को काट देते हैं। हमारे इससे काटने से क्या होता है, हमें ज्यादा बहुत हार्मफुल नुकसान होता है। तो नुकसान जब हो रहा है भैया तो आपको सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे जंगल होने चाहिए तो क्या होगा, हमें अपनी चीजों जो हमारी इंपोर्टेंस है उसको भी तो देखना है, जिस चीज की हमें इंपोर्टेंस होगी उसको भी देखना है। ऐसे नहीं कि सारे जितने भी जंगल है वो काटिए। अभी से पहले मैंने आपको बताया था वो क्या क्या चीज हमें से गेन करती है, क्या क्या चीज मिलती है, तो सारे जंगल को भी काटने लगा। अब आगे आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। अब देखो लास्ट में आ गया आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, यानी इससे क्या करते हैं हम, लकड़ी भी मिलती है भैया और क्या मिलता है दूसरा, फ्यूल ईंधन भी मिलता है। जंगल नहीं होंगे तो क्या होगा, ना फ्यूल मिलेगा ना लकड़ी मिलेगी ना ईंधन, यानी ना ईंधन मिलेगा ना लकड़ी मिलेगी। तो इसलिए यानी कि फॉरेस्ट की जो हमारी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे ह्यूमन लाइफ में। तो आप इन पॉइंटों को अच्छे से बना लीजिए। पॉइंट बनाने के बाद में क्या होगा, हम बढ़ते हैं आगे। तो इन पॉइंट को बनाइए, उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। तो अच्छे से मेंटेन करके रखना है। और हाँ कोई अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, फटाफट बना लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, मैं फैन ऑफ कर देता हूँ ताकि अगर नहीं फैन ऑफ करूंगा तो आवाज हो जाएगी, इसलिए मैंने फैन ऑफ कर दिया आपके सारे। तो देखते हैं सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया। तो कंजर्वेशन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट हैज बिकम एसेंशियल। इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कंजर्वेशन बोलते हैं संरक्षण को, कंजर्वेशन इन बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। जो भी हमें संरक्षण करना है वन्य जीव और वन का, वो किससे करना है, डिक्लाइन अच्छी तरीके से करना है उस जनसंख्या में, यानी कि जो हमारी जनसंख्या किसकी, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की, यानी जो भी वन जीव अभयारण्य की है तो हमें उनकी क्या करना है, संरक्षण करना है बहुत अच्छे तरीके से। एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल, और इसके बाद में क्या आती है, फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। एक आंतर रूप में क्या आ रही है, एक फॉरेस्ट्री बन के आ रही है जिसमें यानी कि जो अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन जीव अभयारण्य, वो रहेंगे किसमें। तो सबसे पहले इसका भी एक मेन मोटिव हो जाता है। In the 1960s and 1970 conservation demand a national wildlife protection program। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब देखते हैं उसमें। In the 1960s 1970s कंजर्वेशन यानी 1960 से लेकर 1970 कंजर्वेशन डिमांड यानी कि संरक्षण की डिमांड या मांग कह सकते हैं, a national wildlife protection program। तो उसकी डिमांड क्या थी, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, आप जूम करके भी देख सकते हैं। जो क्वालिटी है वो आपकी 360 में बहुत अच्छी बेस्ट क्वालिटी चलेगी। 140 144 में मत देखना, 144 में मत देखना। जो आपकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन निकल के आएगी वो आएगी आपकी 360 में। आप 360 पे लगाकर, जैसे किसी स्टूडेंट को पता नहीं होगी कि कोई कहता क्वालिटी, तो जैसे ही आप जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उसके लास्ट में 3 डॉट्स दिखेंगे आपको, ये कोने पे, इस पे यहाँ पर ऐसे कोने पे डॉट्स बने होते हैं। आप डॉट्स पे क्लिक करोगे, डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में क्वालिटी आ जाती है। तो क्वालिटी पे आपको क्या करना है, 360 यानी 360 पे टच कर देना। टच करने के बाद में क्या होगी, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप 144 में देखोगे तो 144 में अच्छी आएगी, मतलब लो क्वालिटी होती है 144 में, 260 में अच्छी हो जाएगी, और 400 480 यानी बोर्ड
80 पे तो बहुत अच्छी क्वालिटी हो जाएगी। अगर आप 480 पे कोई वीडियो देखते हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। तो आप 360, 240 और ये 360, 240 और 480 इनमें से आप किसी को भी टच करके देख सकते हो। आपकी जो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आ रही तो आप इसको देख सकते हो। तो इन द 1960 एंड 1970 कंफिगरेशन डिमांड एंड नेशनल बिल्ड प्रोडक्शन प्रोग्राम इसमें बन गया था हमारा 1960 से लेकर 1970 तक। कंफिगरेशन डिमांड में इंडियन संरक्षण की डिमांड पर यानी मांग पर नेशनल बिल्ड प्रोडक्शन प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, द इंडियन बिल्ड प्रोडक्शन एक्ट वाज डिप्लीमेंटेड 1972, यानी कि जो हमारा बिल्ड लाइफ प्रोडक्शन जो हमारा एक्ट था वो कब बन गया था, यानी कि 1972 में, यानी 1972 में जो प्रोजेक्ट बना था, यानी 1972 में जो हमारा प्रोजेक्ट बना बिल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट। अगर क्वेश्चन आ जाता है बिल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट आपको कब हुआ था, कब उसका इम्प्लीमेंट हुआ था, कब बना था, कब आया था, तो 1972 में, 1972 में। नेक्स्ट है टाइगर इज वन ऑफ द की बिल्ड लाइफ स्पाइसेस इन 1973, यानी जो टाइगर इज वन ऑफ द की बिल्ड लाइफ, यानी जो टाइगर है वो किसी कुंजी है, वो बिल्ड लाइफ स्पाइसेस की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कुंजी, यानी की को बोलते हैं कुंजी है। टाइगर को हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा फेमस है टाइगर, हमारा पता चीता आपको पता ही है जिसको बोलते हैं हम बाघ। तो इन 1970 जो हमारा स्पाइसेस बना था वो कब बना था, वो हमारा है प्रोटेक्शन बिल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट है 1970, यानी 1972 में, 1972 में प्रोजेक्ट बना था बिल्ड लाइफ प्रोडक्शन, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और जो टाइगर प्रोजेक्ट बना था वो बना था 1973। एक तो दूसरा पहला हो गया, दो क्वेश्चन हो गए इसमें, दोनों क्वेश्चन की डेट पूछी जाती है और हर साल, यानी जो एवरी ईयर लगातार हर साल से आता रहता है, क्योंकि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा कहीं भी कॉम्पिटिशन में। तो आपको ध्यान रखना है जो आपको प्रोडक्शन एक्ट है बिल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट, तो वो कब है 1972, और टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973, आपको उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो इसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट पार्क। तो ये कहाँ है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो ये सबसे पुराना है, सबसे पहले बना था कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी इसको बोलते हैं हम जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहीं भी आपको दिख जाए उत्तराखंड में तो सबसे पुराना बना है और सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है हमारा, वेस्ट बंगाल में। और सुंदरबन में सबसे ज्यादा डेल्टा भी बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। और सुंदरबन है क्या, दार्जिलिंग डेल्टा है। नेक्स्ट है इसमें सरिस्का बिल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान। अब इसमें ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को ये जो मैं सर्कल बना दूंगा क्योंकि इसमें पॉइंट बहुत सारे लेके आते हैं, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन लिए गए हैं। अब पूरे चैप्टर के क्वेश्चन किस तरीके से लिए जाते हैं, पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कराए हैं, आप चैप्टर में जाकर देख लेना। हर जो आपको पॉइंट मिलेगा, सारे पॉइंट आपके इसी जो वीडियो चल रही है लगातार आपको इसमें मिलेंगे। तो मानस टाइगर रिजर्व इन असम, जो भी आपके मानस हैं, यानी कि जो हमारे मानस, तो मानस टाइगर रिजर्व इन असम, यानी कि असम में मिलेंगे कौन, सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो, यानी कि जो हमारा बिल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मानस में, मानस टाइगर रिजर्व इन असम। और हमारा राजस्थान में क्या है, राजस्थान में देखिए आप सरिस्का, और हमारा सुंदरबन में क्या है, वेस्ट बंगाल यानी सुंदरबन में, और दूसरा आ गया यूके में यानी उत्तराखंड में नेशनल जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से सुना लें, अभी हम पढ़ेंगे और बहुत अभी पढ़ने को रहेगा, तो फटाफट नोट कर लीजिए फिर बढ़े आगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। टाइप्स प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि इसके प्रकार देख लेते हैं और किस तरीके से इनका वितरण हुआ वो देख लेते हैं, किसका, जंगलों का और वन्यजीव अभयारण्य का। तो सबसे पहला मैंने इसको लिख दिया 1, 2, 3 यानी एबीसीडी के पार्ट बना दिए। सबसे पहला रिजल्ट है, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और दूसरा है अनप्लेस्ड फॉरेस्ट। तो सबसे पहला जो है वो है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में देख लेते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, यानी कि इसमें कह सकते हैं जिसकी टोटल यानी टोटल फॉरेस्ट है उसकी क्या हो जाएगी, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उनकी सबसे ज्यादा जो भूमि होती है उनके टोटल में से आप कितना कर दीजिए, हाफ, यानी आधा वो कवर कर रहे हैं कौन, फॉरेस्ट। यानी जो भी टोटल का फॉरेस्ट यानी जो भी एरिया है, यानी कि मान लीजिए 75% था, जितना भी उनका एरिया होगा, जितना भी उनका क्षेत्र होगा किसका, फॉरेस्ट का, उसका आधा वो कवर करे रहते हैं किसमें, रिजर्व फॉरेस्ट, यानी उनका जो यानी कि कह सकते हैं रिजर्व फॉरेस्ट उनका
आधा हिस्सा पार्ट वो क्या होता है, रिजर्व होता है किसकी अपेक्षा, वो टोटल फॉरेस्ट की अपेक्षा। नेक्स्ट हमारा बी पॉइंट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कौन कौन से आते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब इसको देख लेते हैं जरा, ऑलमोस्ट सभी यानी जो भी है सभी 1/3 यानी कि टोटल फॉरेस्ट का 1/3 यानी जो टोटल फॉरेस्ट हमारे हैं उनका 1/3, जैसे मैंने इसका ले लिया यानी ये हमारा पूरा एप्पल है, इसके मैंने कितने पार्ट कर लिए 1 2 3 4, तो इन 1/3 यानी एक पार्ट को छोड़कर अगर मैं छोड़ दूं, किसी भी पार्ट को छोड़ दूं यानी उसके 3 हिस्से मैंने ले लिए, यानी ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन प्रोडक्शन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि जितना भी इनका एरिया है उसका क्या इन्होंने ले लिया टोटल, यानी कि टोटल में से 1/3 ले लिया इसका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आते हैं उसका 1/3 पार्ट। थर्ड हमारा अनप्लेस्ड फॉरेस्ट, यानी अनप्लेस्ड फॉरेस्ट इसका कितना पार्ट है, इसका पार्ट देख लेते हैं। तो एमपी हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, यानी कि एमपी का जो एरिया है यानी एमपी हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर प्रोग्राम यानी परमानेंट फॉरेस्ट। जो एमपी में आपको पता ही एमपी में सबसे ज्यादा क्या फॉरेस्ट जंगल है, तो एमपी का जो सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रखा है वो किसने कर रखा, फॉरेस्ट ने। लार्जेस्ट जो सबसे ज्यादा एरिया वो किसका है, फॉरेस्ट का। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूटिंग 75 इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, आप इसमें जितना भी रखा 70 मैंने बताना 70% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, 75 दे रखा है, इसे लिखोगे 75% ऑफ इट्स यानी इसका टोटल फॉरेस्ट एरिया, किसका टोटल फॉरेस्ट एरिया यानी अनक्लेव्ड का, इनक्लेव्ड का इसलिए इतना कवर हो जाता है, यानी 75% एरिया तक फॉरेस्ट का कवर हो जाता है। इसी में जम्मू एंड कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर, आंध्रा केरला वेस्ट बंगाल और इसके जो पार्ट है यानी जो इसके हम कह सकते हैं जो स्टेट है वो कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्रा, केरला और वेस्ट बंगाल किसके हैं, इसके ये पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि इसमें 70% जो पार्ट कवर होता है वो किसका होता है, फॉरेस्ट का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो ये बहुत ज्यादा फेमस है, द चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज नॉट ओनली सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरिया, जो यानी चिपको मूवमेंट चला गया। मैं थोड़ा आपको चिपको मूवमेंट की डिटेल बता देता हूँ। चिपको मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था हमारा यूके यानी कि उत्तराखंड में, और इसमें उत्तराखंड में क्या हुआ था, उत्तराखंड में हमारे यानी जो महिलाएं थी, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में भी देखा होगा किस तरीके से वो पेड़ों के पास में चिपक के खड़ी हो गई थी। तो उनकी ये सब थी, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जितने भी पेड़ है उत्तराखंड में उसको नहीं काटा जाए। तो काटने के बाद में क्या हुआ, जो वहां पर महिलाओं ने उसको रोक करी थी, महिलाओं ने रोका था यानी फीमेल्स रोका था, वो उनके पेड़ों के चिपकने के साथ ही उनको काट दिया गया और इसी का इसका नाम दे दिया गया चिपको मूवमेंट। यानी कि वो महिला क्या थी उत्तराखंड में चिपकी हुई थी, किससे, पेड़ों से। उन्होंने मना करा था कि इन पेड़ों को मत काटो, तो उनके बाद में क्या हुआ, उनकी नहीं सुनी गई और उन चिपकी फीमेल्स को उनके बाद में उन्होंने ऐसे जैसे कह सकते हैं जैसे पेड़ों को काटते हैं उनको काट दिया, और काटने के बाद में क्या हुआ, इसी का इसका नाम दे दिया तब फेमस चिपको मूवमेंट ये चला था उत्तराखंड में। और इसके जब हम जैसे कह सकते हैं इसका जो क्रेडिट है या श्रेय है वो किसके जाता है, वो जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। तो उसको ध्यान रखना कि चिपको मूवमेंट के जो आप कह सकते लीडर कह सकते हैं या क्रेडिटर कह सकते हैं, तो लीडर ही पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना कौन है, वो सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखना कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा इस पार्ट का यानी पॉइंट नंबर 2, फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बी बचाओ आंदोलन इन टेहरी। अब टेहरी एक डैम है बना हुआ, उसी की वजह से ये चला था फार्मर्स एंड। अब मैं आपको बता दूं ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रेड पेन से, यानी कि आपको हल्का दिखता होगा, ये लिखा इन टेहरी। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको ये लिख दे रहा हूँ TEHRI, हिंदी में लिख दे रहा हूँ टेहरी डैम, टेहरी भी लिखा हुआ, टेहरी भी लिखा हुआ। तो आपको ध्यान रखना टेहरी डैम था। तो टेहरी डैम का मतलब फार्मर्स यानी किसानों के लिए, फार्मर्स एंड सिटीजन और नागरिक क्या थे, एक तो फार्मर्स किसान, दूसरे सिटीजन्स नागरिक ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन टेहरी, यानी बीज बचाओ आंदोलन ये सबसे पहले चला था। तो वो फार्मर्स और सिटीजन ने इसको शुरू किया था और ये किसके लिए चला था, वो चला था आंदोलन, इसका नाम दे दिया बीज बचाओ आंदोलन। और ये बना है अपना
टेहरी डैम पर, यानी इन टेहरी, तो इन टेहरी, इसको आपको ध्यान रखना, मैंने ऊपर में लिख दिया है टेहरी। तो इन पॉइंटों को आपको अच्छे से नोट करके चलना है, और कोई भी अगर क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछना कि सर मुझे इस चैप्टर में दिक्कत हो रही है। मैं आपके सारे जो आपके पॉइंट है वो कवर कर पाऊंगा, और आपके जितने भी चैप्टर है वो सारे चैप्टर आपके कवर होंगे। बस क्या करना है, लगातार बने रहना। अगर किसी स्टूडेंट के कोई भी चैप्टर छूट गया है, रह गया है, तो उस चैप्टर को आप कमेंट करना, मैं उसका चैप्टर फिर से करवा दूंगा। ऑलमोस्ट क्या हो रहा है कि मैं दोबारा जितने चैप्टर है मैंने दोबारा भी आपको करवा दिए, ताकि कोई बच्चे का रह न जाए। किसी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है, कमेंट करते हो कि सर मेरा ये चैप्टर रह गया, तो मैं वो चैप्टर सबके लिए करवा देता हूँ, और मैं कह देता हूँ कि जो बातें वीडियो में बताई जाती है उसको आप अच्छे से सुने और अच्छे से उस पर क्या करें, अमल करें। इसलिए आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा देखा करें, इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको बताई जाती है। तो ये तो हमारे थे क्या था, पार्ट नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसके बाद जो भी हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेक्स्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ इसको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप जरूर करके पूछना। मैं कह रहा हूँ अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप वीडियो देखते रहिए। मैंने यहाँ कह दिया आपको कितने देखना है, एक तो 360 पे 480 और 240। 144 पे देखो तो हल्का देखेगा, आपको अच्छी तरह से नहीं देखेगा। एक तो आपको देखना है 240 पर, 360 पर, और देखना है 480 पर। और ये भी बता दिया मैंने आप कैसे वीडियो देखोगे। कोने पे जो बनी होगी 3 डॉट्स लाइन, ये बनी होगी 3 डॉट्स लाइन, उस पर क्लिक करना है और इसको आपको देख सकते हो। आपको बहुत अच्छा वीडियो लगेगा और आपको आनंद भी आएगा। आराम से पढ़ना, नोट्स बना के चलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इसको आप आराम से बना लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।